अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डिप्रेशन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे इन पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन की बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग हम डिप्रेशन के लिए कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा डिप्रेशन के मसले के साथ, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि उसको डिप्रेशन है या नहीं है। अच्छा, डिप्रेशन का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है जैसे कि आप सीबीसी वगैरह करते हो, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं। हम बस बातों से और उसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि बंदे को डिप्रेशन है या नहीं। तो उससे मेनली हम दो सवाल पूछते हैं, टू सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। और वो सवाल क्या है, उससे हम पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, ओवर द पास्ट 2 वीक्स हैव यू फेल्ट डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस। यानी कि पिछले 2 हफ्तों में क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप डाउन सा फील कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, आप डिप्रेस्ड है, या फिर आपको कोई नाउमीदी है, या कोई आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, उदास, मायूस, नाउमीद, जैसे कि लिखा हुआ है आगे। तो आपको ये चीज़ें फील हुई है। अब वो आपको कहेगा कि हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिप्रेशन में बंदा जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और सैडनेस, ये सारी चीज़ें होती है उसको, ठीक है। तो अगर वो कहेगा कि हाँ मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, मैं परेशान रहता हूँ, तो आपका एक 50% आपके पास जो है वो क्राइटेरिया फिल हो जाता है कि हाँ इसको हो सकता है। फिर हम आते हैं दूसरे सवाल पर, और दूसरा सवाल भी वैसे ही होता है कि ओवर द पास्ट 2 वीक्स हैव यू फेल्ट अ लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर एंड डूइंग थिंग्स। क्या आपको पिछले 2 हफ्तों में किसी चीज़ में, कोई भी काम करने में मज़ा आया है, आपको कोई काम करने को दिल किया है कि भाई मैं ये काम करूं, मुझे मज़ा आएगा। तो वो कहेगा कि हाँ या ना। अगर उसने कहा कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा किसी भी काम में, मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है, तो मतलब दूसरा भी आपका पॉइंट हो गया एंड इट इज़ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर उसको मज़ा आ रहा हो तो फिर शायद वो डिप्रेशन नहीं, वो कोई आर्जी तौर पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी, कोई मूड डिसऑर्डर, कोई मसला होगा, ठीक हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा डिप्रेशन हैज़ मैनी सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, और वो क्या क्या है। सबसे पहले डिप्रेस मूड, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा इनहेडोनिया, इनहेडोनिया वही बात, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना। एजिटेशन यानी कि घबराहट, ठीक है। और इसके अलावा वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस में आप कह सकते हो कि उसको अपनी जो फीलिंग्स है या उसको अपना आप कुछ नहीं लगता, ठीक है। कोग्निटिव डिसफंक्शन, दिमाग तौर दिमाग जो है उसका सही तौर पर काम नहीं कर रहा होता। फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा होती हैं। सुसाइडल थॉट्स, उसको बार बार खुदकुशी करने के थॉट्स आ रहे होते हैं। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था कि दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोग हर साल खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि वो मैरिड है तो उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। वेट चेंजेस, अक्सर वेट लॉस होता है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद उसकी ख़राब होती हैं। कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है डे टाइम, जिसको सोमनोलेंस कहते हैं या हाइपरसोमनिया भी कहते हैं, ठीक है। कभी नींद आती नहीं। इनहेडोनिया की तो हमने बात की थी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ मेजर साइन सिम्टम्स होते हैं। फिर इसमें भी हम देखते हैं कि 2-3 बड़े बड़े साइन सिम्टम होते हैं जो हर डिप्रेशन में होते हैं। फिर उसकी वजह से जो है वो हम डिप्रेशन को मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो बताया जा रहा है कि 2004 में कौन सी बीमारी किस स्टेज पे है या थी, ठीक है, और 2030 में वो कहाँ पे पहुंचेगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि 2004 में जो सबसे बड़ी बीमारी थी उस वक्त, वो लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस थे, ठीक है, 2004 की बात, यानी आज से कुछ 20-21 साल पहले। फिर दूसरी जो बड़ी बीमारी थी वो थी डायरियल, यानी कि डायरिया वाले मसले, ठीक है। फिर तीसरे पे यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि तीसरे नंबर पर वो जो है वो डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की बात आ रही थी, ठीक है। 4 पे जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज, जो हार्ट अटैक और ये सारे मसले। और 5 पे HIV और एड्स, ठीक है। अब अगर हम 2030 की बात करें, ठीक है, तो उसमें यूनिपोलर डिप्रेसिव जो है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि मतलब अभी तीसरे चौथे नंबर पर है, तो वो 2030 तक बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी ये वाली बीमारी। और +2 जो लिखा है, यानी कि ये
दो बीमारियों को पास करके आगे जाती है ये वाली बीमारी, ठीक है, यानी कि 2+2 पे चली जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे पे आएगी इस्केमिक हार्ट डिजीज, जो यहाँ पे वो है 4 पे है, तो ये भी दो बीमारियों को पास करके आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तीसरे पे, सेरेब्रोवास्कुलर कोपीडी, तो ये वो जो है यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो हमारा कंसर्न है वो यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जो पहले तीसरे नंबर पे थी इन 2004, और 2030 तक जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि डिप्रेशन जो है वो दुनिया की नंबर 1 डिप्रेसिव बीमारी हो जाएगी। अच्छा, मेजर डिप्रेशन सोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, वही बात के इसमें मेजर डिप्रेशन में कुछ ऐसे जो जिनको मेजर डिप्रेशन हो ना, यानी कि वो जो कंसिस्टेंटली रहता है, तो उनमें कुछ सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं, यानी उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगती है। 50 to 69% डिप्रेस पेशेंट विद सोमेटिक कंप्लेंट्स, यानी कि वो जो है वो डिफरेंट मसलों के साथ आते हैं आपके पास, जैसे उनको जॉइंट पेन होगा, हेड एक्स होंगे, बैक एक्स होंगे, और एब्डोमिनल पेन होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो अक्सर मेजर डिप्रेशन की वजह से भी होती है। अच्छा, अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, चीज़ को समझना है। देखो, मेन सिम्टम जो होंगे ना उसके डिप्रेशन के, वो तीन होंगे। एक होगा डिप्रेस मूड, एक होगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एक होगा फटीगेबिलिटी, यानी कि थकावट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और डिप्रेस मूड। ये तीन चीज़ें जो है वो किसी को भी मेजर मतलब डिप्रेशन हो तो ये तीन चीज़ें उसमें लाजिम है, ठीक है, ये तो होंगी होंगी। बाकी कुछ एक्सेसरी सिम्टम होते हैं, यानी कि कुछ कभी कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये तीन तो लाजमी होंगे। जो बाकी के 4 5 है या 6 है, तो वो जो है एक्सेसरी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा रिड्यूस कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का कम हो जाना, ठीक है। आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड अनवर्दीनेस, यानी कि उनको कोई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी अहमियत नहीं पता, ठीक है। ब्लीक एंड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर, वही बात के जो आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं अपने उससे, कि भाई आगे जो है वो जादू, मुझ पर जादू किया जाता है, या जो है इस पर जिन भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें, वो पेसिमिस्टिक थिंकिंग जो है वो होना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। डिस्टर्ब स्लीप, या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, और एपेटाइट, भूख प्यास का कम हो जाना। ये जो 5 6 आपको साइन सिम्टम बताए जा रहे हैं, ये क्या है, एक्सेसरी सिम्टम्स है, मतलब ज़रूरी नहीं है। और जो मेन सिम्टम है वो तीन है, ठीक है। अब जब आप किसी को डिप्रेशन मतलब डायग्नोज करते हैं, तो डिप्रेशन के भी तीन हिस्से हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, ठीक है। यानी कि डिप्रेशन भी तीन तरह का होगा। एक तो वो जो थोड़ा बहुत है, जिसको हम माइल्ड कहेंगे, जो थोड़े से ज़्यादा है दैट इज़ मॉडरेट, और बहुत ज़्यादा हो दैट इज़ सीवियर। फिर आप इस मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर को किस किस मतलब कैसे कैसे कैटेगरीज में डाल सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि माइल्ड है, सीवियर है, या फिर मॉडरेट है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे माइल्ड की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको दो फंडामेंटल वो मिलेंगे, मेन सिम्टम जो होंगे ना, जैसे कि मूड, डिप्रेस मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और दो इसमें से होंगे, यानी कि दो सिम्टम आपको इसमें से मिल रहे हैं, दो इसमें से मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों के दो दो, तो मतलब ये क्या है, माइल्ड एपिसोड है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखेंगे मॉडरेट पर, तो मॉडरेट में आप देखेंगे कि दो इसमें से होंगे, यानी कि आपको आया लॉस ऑफ इंटरेस्ट और फटीकेबिलिटी, और 3 या 4 जो है, 1 2 3 और 4, ये जो है आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि 4 सिम्टम एक्सेसरी में से दो जो है वो मेन सिम्टम में से, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं सीवियर पे। सीवियर की अगर हम बात करें, तो इसमें ये तीनों होंगे, मतलब मेन सिम्टम तो तीनों होंगे, ठीक है। और एक्सेसरी भी 4 से ज़्यादा होंगे, यानी 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे इस कैटेगरी को देखते हुए हम डिप्रेशन को डिफरेंट माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये सीवियर है तो मतलब मेजर डिप्रेशन है और बहुत
ख़तरनाक किस्म का होता है। अच्छा यहाँ भी आपको वही चीज़ बताई गई है, ये DSM-5 की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि इसमें आपको मोर देन और इक्वल टू 5 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि इसमें ये जो आपको 9 करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो 9 करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, इसमें से 5 या 5 से ज़्यादा अगर किसी को है, कितने टाइम के लिए, 1 वीक के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है, और दो तो इसमें से होंगे, मतलब ये दो तो मेजर है ना, बाकी जो है इसमें से 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हो उसमें ये ऊपर वाले दो जो है वो मेजर होने चाहिए। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि किसी को इसमें से 5 साइन सिम्टम हो और उन 5 में से ये दो लाजमी है, ये तो होंगे, बाकी 3 जो है वो इसमें से कोई भी हो, तो वो हम डिप्रेशन में काउंट करेंगे। डिप्रेस मूड है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, बाकी 3 कोई भी ले लो इसमें से, ठीक है, तो वो जो है डिप्रेशन है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा इसी तरह एक और चीज़ जो ओमेगा साइन है, ओमेगा साइन की हमने बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिप्रेशन के हवाले से। ये मैंने ग्रुप में पिक्चर भी सेंड की थी, मैंने कहा था ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ओमेगा साइन जो है, अब आप देखेंगे कि ये ओमेगा जो है वो आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कभी, कि ओमेगा एक साइन होता है जो कि इस तरह का होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक साइन होता है, इसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। ये फिजिक्स जिसने पढ़ा होगा उसको ज़्यादा अच्छा पता होगा। ये जब कोई बंदा डिप्रेशन में हो ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसका, जिसमें जब भी कोई बंदा डिप्रेशन में हो तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनते हैं, जहाँ पे आईब्रोज जो है वो नीचे की तरफ आते हैं और उसके माथे पर जो है वो इस तरह का एक साइन बनता है, जो आपको लाइक ओमेगा इसी तरह का एक साइन नज़र आएगा, ठीक है। और इट इज़ द मेन फीचर, या फिर आप इसे कह सकते हो कि मेन साइन ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर बंदे को ये चीज़ हो, ठीक है, हर बंदा जो इस साइन के साथ हो आप उसको कहे कि भाई ये तो डिप्रेस्ड है, तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसी तरह होता है वेरगुड्स फोल्ड्स। वेरगुड्स फोल्ड जो है, वेरगुड एक साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है, तो उसी के नाम से जो है वो वेरी गुड फोल्ड हम आजकल कहते हैं। और ये एक फिजिकल साइन ऑफ डिप्रेशन है, फिजिकल साइन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो आईलेड्स होते हैं ना, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है आईज का, आईलेड्स, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको अगर हम ऐसे, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको अगर हम ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका ये वाला जो थर्ड हिस्सा है, मतलब इसमें से ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, ऐसे ट्राइंगुलर शेप में बन जाएगा, तो थोड़ा सा ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपको नज़र भी आ रहा होगा इस पिक्चर में, इसको हम कहते हैं वेरगुड्स फोल्ड्स। अब ये जो है आईलेड के अपर थर्ड क्वाड्रेंट पे आप कह सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ आती है, और ये ज़्यादातर डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर से वही बात कि ये आप किसी में देख लो तो आप उसको डिप्रेशन का नाम दे दो। कभी कभी ओल्ड एज में ये वैसे भी हो जाता है, मतलब विदाउट एनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कि किसी को कोई मेंटल इलनेस, कोई डिप्रेशन, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी शायद आंखें इस तरह हो रही होगी, दैट इज़ ड्यू टू द एज, ठीक है। लेकिन अगर किसी यंग बंदे में आप देखो तो फिर शायद थोड़ा बहुत आपको शक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं वेरी गुड फोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो वो साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो एक तो वो आपको ओमेगा साइन, यहाँ पे आपको वो भी मिल रहा है, जो वेरगुड्स है। तो ये दोनों साइंस अगर आपको एक टाइम पे एक ही बंदे में मिल रहे हैं तो इट इज़ मोर वनरेबल टू डिप्रेशन, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको डिप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स बताए जा रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा, आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो हम वो देखते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, जिसमें मेजर डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन, डिस्थीमिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको हम सैड कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स हेड बैक टू द मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन की हमने पहले बात की
कि क्या है, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं कि इसमें आपको बिगेन सडनली पॉसिबल ट्रिगर्ड बाय अ लॉस क्राइसिस और स्ट्रेसफुल चेंज। कोई भी अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, तो उसकी वजह से अचानक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के ज़िंदगी के नॉर्मल कामों को ख़राब कर सकता है। ये कुछ महीनों या कुछ सालों तक यानी कि काफ़ी टाइम तक रह सकता है और इसकी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना पहले, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव ओनली वन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन। ये भी हो सकता है कि एक बंदे को शायद एक दफ़ा मेजर डिप्रेशन हो, एक दो महीना रहें फिर ठीक हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि पूरी ज़िंदगी या बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ चले, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो और ज़िंदगी में या उसके लाइफ टाइम में जो है वो सेवरल टाइम्स बार बार वो चीज़ें आती रहें। सो इट इज़ मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में हम किस तरह, उसके क्राइटेरिया क्या है कि 5 में से वो जो 5 साइन में हमने बात की, तो 5 में से वो जो पहले 2 साइन थे उसमें से एक न एक ज़रूर होगा, बाकी 3 या 4 जो है वो नीचे वाले साइंस होंगे। तो वो आप देख सकते हैं, रिपोर्टेड बाय द पर्सन। अच्छा, ये वो बंदा आपको खुद बता सकता है या फिर उसके घर वाले बता सकते हैं। और ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर एडोलेसेंट में स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चों में भी कभी कभी हो तो ज़्यादातर उनका मूड इरिटेबल होता है, यानी कि ऐसे चिड़चिड़ापन होता है उसको, ठीक है। इसके वो क्राइटेरिया के ऊपर हमने बात की है ऑलरेडी। इसके अलावा होता है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन जो है वो मूड रिएक्टिविटी है, मूड रिएक्टिविटी। और इसमें से जो है वो नीचे मूड रिएक्टिविटी यानी उनका मूड जो है वो डिस्टर्ब होगा और इन 4-5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ होगा, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। जैसे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू का साइज बढ़ जाने को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस डिप्रेशन में किस ऑर्गन के बढ़ने के चांसेस होते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड, हार्मोन जहाँ से रिलीज होते हैं ना वहाँ के, क्योंकि डिप्रेशन में हार्मोन्स के ऊपर लोड बढ़ जाता है, स्पेशली कॉर्टिसोल वगैरह जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिलीज हो सकते हैं इन द केस ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस। तो वो किडनी एड्रेनल ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा नींद आना, स्पेशली डे ड्रीमिंग आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा दिन के वक्त एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग कह सकते हो, ठीक है, या फिर हम इसको सोमनोलेंस कहते हैं। इसके अलावा लीडन पैरालिसिस। लीडन पैरालिसिस यानी कि हाथ पांव उसका भारी भारी फील होते हैं, हाथ वो उठा नहीं सकेगा, सुस्ती सी फील होगी उसको, भारी भारी से फील होंगे, ठीक है। इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी, मतलब लोगों के बीच में जाने से डर लगना, रिजेक्शन का डर लगना, ठीक है। और किसी के साथ बात नहीं करता, रिलेशनशिप्स नहीं बनाता, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एटिपिकल डिप्रेशन में। और 2 to 3 टाइम्स कॉमन इन वुमेन, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, ओके। इसके अलावा है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है पीपल इलनेस में भी कंसिस्टेंटली और माइल्डली डिप्रेस फॉर ईयर्स। इसमें जो है वो थोड़ा सा माइल्ड डिप्रेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, माइल्ड है, लेकिन ये सालों तक चलता रहता है और इसकी वजह से भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो ख़राब होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा नॉर्मल हो, ठीक है। इसके अलावा होता है साइक्लोथीमिया, जो ऊपर लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन है। साइक्लोथीमिया ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर इज़ अ रेयर मूड डिसऑर्डर। एक हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो देखी है, बाइपोलर, बाइपोलर में हमने बात की थी कि मूड जो है वो चेंज हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश तो कभी परेशान, ठीक है, कभी वो हंस रहा होगा कभी वो रो रहा होगा। ये भी उसी तरह का है, लेकिन वो बाइपोलर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा खुश। ये वैसा नहीं होगा, ये उसके आसपास होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होगी, लेकिन इसके भी मूड्स चेंज होते रहेंगे। जैसे इसमें आपको ये जो येलो कलर वाली लाइन नज़र आ रही है ना, तो ये आपको बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशन पे नहीं है, लेकिन इसमें भी मूड्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। बट दे आर नॉट एज एक्सट्रीम एज बाइपोलर 1 और 2 डिसऑर्डर। यानी बाइपोलर 1 या 2 वो हम कभी पढ़ेंगे डिटेल से, उतनी डिटेल नहीं थी उसमें, लेकिन बाइपोलर की तरह एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है। साइक्लोथेमिक जो है वो थोड़े से लो, मतलब उस वाले डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में जो है मैंने आपको बात की कि इसमें
टाइप ऑफ इलनेस चेंज बैक एंड फोर्थ बिटवीन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड पीरियड्स ऑफ मेनिया, यानी कि डिप्रेशन में कभी वो चला जाए, कभी वो मेनिया में चला, बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन में चला जाए। डिप्रेशन में हमने बात की थी ना कि इमोशंस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब इसमें क्या होता है, मेनिया में बहुत ज़्यादा वो होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक में वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, दूसरे में वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो बाइपोलर में, जैसे कि बाई का मतलब भी है दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाइपोलर में मरीज जो है वो डबल उसमें होगा, एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई होगा, दूसरे में वो बहुत ज़्यादा एजिटेशन और इरिटेबल होगा, यानी कि एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, दूसरे टाइम में वो डिप्रेस्ड होगा, एजिटेट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें भी आप कुछ साइन सिम्टम देख सकते हैं, ठीक है। मेनिया के जैसे कि लेस नीड फॉर स्लीप, नींद नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, रेसिंग थॉट्स, बहुत ज़्यादा उसके सोच, बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा, ठीक है। रिकलेस बिहेवियर, यानी कि अजीब सा कुछ बिहेवियर कर रहा हो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। इंक्रीज्ड एनर्जी, उसको ना अपना आप बहुत कुछ लग रहा होगा, ठीक है, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फलानी जगह फतेह करूँगा, हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा मूड चेंजेस और ऑफन ग्रेजुअल बट कैन बी सडन, ये जो मूड चेंज होते हैं कभी कभी ये तो मतलब स्लोली स्लोली होता है, लेकिन कभी कभी सडन भी हो सकता है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर is depression that coincide with changes in season, जैसे सीजन के साथ, ठीक है। कभी आपको जो है वो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आपको उसमें खुशी महसूस हो रही होती है। कभी आपको जो जब गर्मी ज़्यादा होती है या जब धूप निकलती है तो आपको मतलब वो खुशी नहीं महसूस हो रही होती ना, या आप डिप्रेस टाइप हो जाते हैं, तो इट इज़ सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर। मोस्ट केसेस बिगन इन द फॉल और विंटर वेयर देयर इज अ डिक्रीज इन द सनलाइट, ठीक है। कि जैसे जैसे ऐसे मौसम आते हैं, जैसे सर्दी हो गई तो सनलाइट कम हो जाती है, ठीक है। और तो बंदे का मूड ऑफ होने लगता है, या फिर वो बंदे का मूड अच्छा होने लगता है, और गर्मी में वो जो है, तो ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ये कोई इतना मतलब हर किसी के साथ होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा सिवियर है, पर परेशानी की बात है। लेस ऑफन डिप्रेशन इन अकर इन लेट स्प्रिंग्स और समर, ठीक है। कभी कभी ये डिप्रेशन जो है वो गर्मियों में या जब बाहर ख़त्म होने वाला होता है ना, उस सिचुएशन में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हमने जितने भी टाइप्स पढ़े उसमें हमने प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करवाना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन सारी चीज़ों का पता हो, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में अगर ऐसा कोई है, या अगर हम खुद है, तो हमें पता हो कि करना क्या है। अच्छा, इसके बाद बस नसीहतें हैं, तो आपने वो पढ़नी है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं, वैसे भी वीडियो लंबी हो रही है। डिप्रेशन के मेन ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, उसके गोल्स क्या है। सबसे पहले तो हम उसके जो साइन सिम्टम है वो कम करें, रिड्यूस करें, ठीक है। फिर उसका रिस्टोर रोल एंड फंक्शन, उसको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आएँ, ठीक है। और मिनिमाइज रिलैप्स या रीअकरेंस रिस्क, जिस चीज़ की वजह से उसको ये चीज़ें डिप्रेशन की तरफ उनको लेके जाया जा रहा है, या फिर उसको डिप्रेशन हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम ख़त्म करें, ठीक है। अब साइकोथेरेपी में जो है वो साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें काउंसलिंग करवाते हैं, और आपको पता है काउंसलिंग क्या है। हेल्प मेनी डिप्रेस पीपल अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एंड फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स, जो साइकोथेरापिस्ट होते हैं वो उनसे बात करके जो है उनका इलाज करते हैं, और उनको जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने की चीज़ें, कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ इसमें है नहीं। इसके अलावा मेडिकेशन भी आते हैं, मेडिकेशन भी हम बहुत सारे ऐसे देते हैं मरीजों को, जो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि मेडिकेशन जो है वो मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, स्पेशली बाइपोलर वगैरह में देते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन हमने पढ़े थे, टीसीए हमने पढ़ा था, एसएसआरआईज, एसएनआरआईज, ठीक है। ये हमने पढ़े थे, जो कि हमारे डिप्रेशन के साइन सिम्टम को मिनिमम करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, और उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने ख़ास नहीं होते। और ये नॉट हैबिट फॉर्मिंग है, यानी कि ऐसे मेडिकेशन भी नहीं है जिनकी आदत हो जाती है। जैसे कुछ मेडिकेशन ऐसे होती हैं जिनकी आदत, जैसे लोग जो है वो नींद की गोलियां लेते हैं, तो बहुत सारे दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं।
यहाँ पे आपको ग्राफ वाइज बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं, मतलब इलाज की तरफ लेके आते हैं। साइड इफेक्ट्स उसके बहुत कम होते हैं और उसको तकरीबन 4 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ना, यानी कि 4 हफ्ते तक लगते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि मरीज़ को डिप्रेशन से निकालने के लिए जो हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं या दवाइयाँ देते हैं तो उसको 2 से 4 हफ्ते क्यों लगते हैं, तो मुझे उसका जवाब नहीं दिया किसी ने। आई होप कि अभी इस टाइम आप मुझे जवाब देंगे। अच्छा, ये उसके मेडिकेशन है, यानी 5 6 आपको 9 तक क्लासेस बताई गई है। TCA ट्राईसाइक्लिक और टेट्रासाइक्लिक, ठीक है। इसके अलावा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOIs जो हमने पढ़ा था, सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स, मेडिकेशन दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू और समवन यू नो हैज सिम्टम ऑफ डिप्रेशन टेक एक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया भाई, एक्शन लेना है और इस तरह के चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज इट कैन लीड टू वेरी सिवियर प्रॉब्लम्स जो बाद में जाके बंदे को पता चलता है और उनके लिए और उनके ख्याल रखने वालों के लिए, फैमिली के लिए मसले बनते हैं, ठीक है। हमें बात करनी है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पर, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, इन सारे लोगों को समझना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ योर सेल्फ अनटिल यूर एनर्जी। वही बात कि आप जो काम नहीं कर सकते जब तक आप में उतनी एनर्जी नहीं है तो आप ना करें, ब्रेक ले लें, एक्सरसाइज वगैरह करें। अवॉइड एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड बिग चेंजेस, जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो ना तो वो ना करें, बस सिंपल बात ये। थिंग्स टू डू, क्या क्या करना है, अल्कोहल ड्रग्स नहीं लेने, एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, स्लीप पैटर्न अपना बेहतर करना है, स्लीप जो है वो आपका पूरा हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके पास फैमिली, फ्रेंड्स होने चाहिए। आपका जो है वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मीनिंगफुल हो, आपने करना क्या है वो एक अच्छा काम हो, ठीक है। और अपने शेड्यूल, अपने गोल्स, ये सारी चीज़ें आपके सेट होने चाहिए, ओके। अच्छा, थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या नहीं करना, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, बहुत ज़्यादा लंबे कमिटमेंट्स नहीं करने जो आप पूरे नहीं कर पाओ, ठीक है। या फिर हर चीज़ में नाउम्मीदी नहीं देखनी चाहिए। इमोशनल रीजनिंग में आपने जो है वो नहीं कि आप ये कहें कि मैं तो भाई नालायक बंदा हूँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बारे में ये सोचेंगे, वो क्या कहते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं ना वैसा ही होता है आपके साथ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ों की नहीं लेनी विच आर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं और आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। डोंट अवॉइड ट्रीटमेंट, टेक सम एक्शन टू कॉप, कभी भी इस तरह का मसला हो तो ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए और अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें अपने डिप्रेस फ्रेंड के साथ। ये पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपके पास PPT है। एंड दैट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।